ये बहुत ही दुख की बात है कि सदन की कार्यवाही में निरंतर पिछले कई दिनों से व्यवधान डाला जा रहा है। ये उच्च सदन है और सदन की कुछ जिम्मेवारी होती है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले, सुचारू रूप से चले। अगर विपक्ष किसी सवाल को उठाना चाहता है तो नियम संगत ढंग से उसे उठाए, और सरकार की तरफ से कोई एतराज नहीं है कि आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि किस रूप में किसी चीज़ के ऊपर वाद विवाद के लिए आप मंजूरी देंगे। हर स्थिति के लिए सरकार तैयार है, चाहे वो मसला कुछ भी हो। आप जानते हैं नियमावली में पोस्टर और बैनर लेकर के सदन में बैठना वर्जित है, लेकिन ये सिलसिला एक शुरू हो गया। यानी सदन की जो मर्यादा है और इसके जो बने हुए नियम हैं उसके प्रतिकूल प्रतिदिन आचरण करना और सदन की कार्यवाही को बाधित करना। कितने विषयों पर, कितने विधेयक, हर विधेयक पर सदन के लोग, सदन के माननीय सदस्यगण अपनी राय रखना चाहते होंगे। हर विषय पर लोग अपनी राय रखना चाहते हैं। सरकार अब प्रश्नकाल होता है, ये माननीय सदस्यगण प्रश्न पूछते हैं, सरकार उसका उत्तर देती है। सदन के प्रति सरकार जवाबदेह है और इससे बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो प्रश्न के माध्यम से उठाए जाते हैं और उसका जब उत्तर दिया जाता है बहुत सारे मसलों का समाधान होता है। बहुत सारी बातें लोगों के संज्ञान में आती है, ध्यानाकर्षण पेश किया जाता है और ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और उसके उत्तर में सरकार सारी बातों को रखती है। विशेष वाद विवाद भी हो सकता है, हर तरह के प्रावधान। कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर सदन की कार्यवाही को पिछले कई दिनों से निरंतर बाधित किया गया? किस घोटाले की बात कर रहे हैं? किसको मालूम था? जरा कोई बताए तो सही। 8 अगस्त को मेरे संज्ञान में आया है कि सरकार के अकाउंट से पैसा किसी सोसाइटी में गया है फर्जी तरीके से, और 9 तारीख के सुबह भी उसके बारे में जो कुछ बातें मालूम हुई, तो 9 तारीख को ज्ञान भवन में बिहार में जो वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है, उस पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपनी बात रखते हुए मैंने इस बात को पब्लिक डोमेन में लाया। हमने बताया किस किस तरह की बात होती है। सरकार के बैंक अकाउंट से पैसा चला जाता है कहीं और, इसकी पूरी जांच हो रही है। सारे मीडिया के लोग बैठे थे। बाद में जब हम निकलने लगे तो लोगों ने हमसे पूछना शुरू किया कि और क्या मामला है। हमने कहा कुछ जाकर के आप लोग भी जांच पड़ताल कीजिए। उसकी जानकारी हुई, डीएम को जब जानकारी हुई, एक चेक बाउंस किया और चेक बाउंस किया तो उस आदमी डीएम ने सारी चीजों को जांच करना शुरू किया कि कैसे अकाउंट में पैसा है और चेक बाउंस कर रहा है। इन सारी बातों को लेकर डीएम ने सब कुछ दिखवाना शुरू किया। फिर राज्य सरकार को भी सूचित किया। यहां से वित्त विभाग के द्वारा लोग भेजे गए, टीम भेजी गई कि पूरे अकाउंट को ठीक ढंग से देखे। और तत्काल चूंकि इसका संबंध सीधे आर्थिक मसले से था तो सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम भी चली जाए वहां और जिला पुलिस को जांच पड़ताल में सहयोग करे। ये सारी बात हुई और उनको पटना से प्लेन से भेजा गया वहां। उसी दिन 9 अगस्त को मेरे संज्ञान में, तो अब पूरे तौर पर तो नहीं कहिए, पूरे तौर पर तो 9 तारीख को आया। हम अपने सरकारी आवास से ज्ञान भवन जा रहे थे और उस रास्ते में मुझको मेरे सचिवालय के प्रधान सचिव ने यह जानकारी दी और उस जानकारी से ऐसा लगा कि 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मामला है। हमने इसको तुरंत पब्लिक डोमेन में लाया और कहा कि इसकी पूरी जांच होगी। और जब जांच पड़ताल हुई और 4 दिन 5 दिन में सारी बात आई, मीडिया के लोग भी गए और सब लोगों को मालूम हुआ, तो और बड़े पैमाने पर इसके बारे में तरह तरह की बात सामने आई। हमने 4 दिन के बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और ईओयू के आईजी सब आए और उन लोगों ने बताया बैंकों की भूमिका है, अन्य सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, कई लोगों की भूमिका है, जिस प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ है।
जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी मुझको बताया गया कि बैंक के द्वारा चेक बुक डीएम के नाम पर इशू किया गया और डीएम के ऑफिस में नहीं है। यह जब छापा पड़ा है तो कहीं और से बरामद होता है। यह सारी बातें इस तरह की है। यह तो सोचने लायक बात है कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। किस प्रकार की यह घटना घटी है। हमने तत्काल इसको कहा कि इस मामले को हमारे जिला की पुलिस ईओयू के सहयोग से कर तो रही है, लेकिन इसका जिस प्रकार का व्यापक स्वरूप है, इसको देखते हुए इसे सीबीआई के हवाले करना चाहिए। और तत्काल हमने निर्णय लिया और सीबीआई को भेजा गया और केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को नोटिफाई किया और सीबीआई को भेज दिया कि इस मामले को लीजिए। अब सीबीआई इस मामले को ले रही है, उसकी प्रारंभिक तैयारी कर रही है, कागजात मांग रही है, हर चीज को भेजा जा रहा है और सीबीआई इसकी आगे जांच करेगी। जब बात आई तो बीच में तो हो गया कि बिहार की पुलिस कर रही है, ईओयू कर रहा है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम तो सीबीआई से जांच करा दिए इसलिए कि सीबीआई के परव्यू की ही चीज है और हमारी जिला पुलिस और ईओयू मिलकर के जो काम कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर तक वो गहराई तक गए, लेकिन बहुत सारा इसका एस्पेक्ट, पैसा तो चला गया फर्जी तरीके से। वो पैसा फिर कहां कहां गया, कौन कौन लोगों ने उस पैसे का उपयोग किया है, किस तरह का धंधेबाजी हुआ है, एक चीज को बख्शा नहीं जाएगा। और लोग आज तरह तरह के कागज को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। जिसके पास दस्तावेज है सीबीआई को सुपुर्द कर दीजिए, सीबीआई उसकी जांच करेगी। सफाई की क्या जरूरत है। अगर किन्हीं के पास कोई और जानकारी है, 2003 की जानकारी, 2008 की जानकारी, 2013 की जानकारी, सारे कागजात को सीबीआई को सुपुर्द कर दीजिए। सीबीआई हर एस्पेक्ट को देखेगी। हम तो चाहते हैं। और यही नहीं, बहुत लोग सीबीआई पर भी क्वेश्चन उठाते हैं। पहले तो सीबीआई जांच की बात कर रहे थे, अब सीबीआई जांच हो गई तो उसके ऊपर कह रहे सीबीआई। अरे भाई, अगर आपको सीबीआई के जांच के ऊपर भरोसा नहीं तो पहले क्या मांग कर रहे थे। अच्छा, जब जांच की बात हो गया, आदेश हो गया, तो अगर आपको लगता है कि सीबीआई पर आपको शक है तो आप जाइए, माननीय उच्च न्यायालय में जाइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, वहां जाइए और वहां अपनी बात रखिए, फैक्ट्स को रखिए, आग्रह करिए कि कोर्ट इसको मॉनिटर करे। हम लोगों को तो कोई एतराज नहीं है। हम तो इसके एक एक अपराधी को चाहते हैं कि वो सजा पाए, वो पकड़ा जाए और इस तरह की घटना कभी भविष्य में न घटे। खजाने लूट की घटना हुई थी चारा घोटाले कांड में। अब खजाने को लूटना संभव नहीं है। अब ये अकाउंट से, सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट के कुछ अकाउंट्स रहते हैं और उसके बारे में तो मैंने कहा भी है और वित्त विभाग ने इस पर काम करना शुरू किया है और एक एक जिले से पूरी रिपोर्ट मांगी जा रही है कि एक एक विभाग का किसका नीचे के स्तर पर का भी कोई अकाउंट है तो उसको देखिए कि वो सही सलामत है, क्या है, किस किस तरह की बात हुई है। जैसी जैसी बातें इसमें सामने आ रही, आप जो गहराई से जांच हो रही है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को हम लोग कभी टॉलरेट नहीं कर सकते और ये फर्जीवाड़ा तरीके से जालसाजी करके जिस तरह से काम हुआ है, इसमें जो भी शामिल रहेगा कोई नहीं बख्शा जा सकता और जांच पूरी गहराई से और गहन जांच इसकी होगी। क्यों इस बात को लेकर अनावश्यक बात उठा रहे हैं। अगर आपके पास दस्तावेज है दीजिए सीबीआई को। सीबीआई पर आपको भरोसा नहीं तो जाइए कोर्ट में, कहिए कि कोर्ट मॉनिटर करे। हम लोगों को कोई एतराज नहीं, मैंने पहले भी कहा, मैं दोहराकर इस बात को कहता हूं, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। इस तरह का फर्जीवाड़ा इस तरह से कोई काम न कर सके और सरकार की तरफ से भी हो रहा है कि ऐसी कोई घटना भविष्य में न घटे। कैसे अकाउंट को देखा जाए, आप बताइए। सरकार के कार्यालय में जो अकाउंट है उसका डिटेल्स है, वह भी फर्जी है। आप सोच सकते, अरे साहब, एक चेक बाउंस नहीं करता तो ये घटना प्रकाश में नहीं आती। चलिए, एक चेक बाउंस किया, घटना प्रकाश में आ गई, अब उसकी तह तक जाकर लोग जांच करेंगे, कौन इसमें शामिल है, कौन कहां है, ये सब आएगा और जो भी ऐसा करेगा उसको कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई तो होगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कारण, और एक तरफ फ्लड से परेशानी है, कैसी बाढ़ आई है। बिहार के लोगों ने 2005 से काम करने का मौका दिया है। हमने कई आपदाओं को देखा है, सूखा को देखा है, भूकंप के प्रभाव को देखा है,
बाढ़ के असर को देखा। 2007 में बाढ़ आई, 22 जिला प्रभावित, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित। हम लोगों ने लोगों की कठिनाई को कम करने की कोशिश की। 2008 में कोसी त्रासदी हुई। पिछले साल गंगा नदी के जल से जो बाढ़ आई और 12 जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ, उन सब का उस परिस्थिति में जो कुछ भी करने की जरूरत हम लोगों ने किया और आगे भी उसके स्थायी समाधान के लिए क्या हो सकता है, सभी प्रश्नों को उठाया। और इस बार जो हुआ, किस तरह की बाढ़ आई है। नेपाल के इलाके में 2 दिन 3 दिन के अंदर 600 मिलीमीटर से भी ज्यादा वर्षा हो रही है। बिहार के इलाके में 400 मिलीमीटर से लेकर के 500-550 मिलीमीटर तक की वर्षा हो रही है 3 दिन में। पूरे मानसून सत्र में, सेशन में, सीजन में जितनी वर्षा होती है उसका आधा वर्षा 2 से 3 दिन में हो गई। पानी का तेज बहाव, उसकी मात्रा बहुत अधिक। जब मालूम हुआ है 12 की रात में 13 की सुबह और लगा कि जो हमारे पास एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो तो लगी है और जरूरत है, हमने तत्काल माननीय प्रधानमंत्री जी को फोन किया और उनसे आग्रह किया कि हम लोगों की स्थिति, हमको एनडीआरएफ की और अतिरिक्त टीम चाहिए और कुछ टीम को तो आज ही पहुंच जाना चाहिए हवाई जहाज के जरिए। और हमने फिर कहा कि आर्मी की भी जरूरत है, हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत है रेस्क्यू करने के लिए और बाद में उन सारे इलाकों में फूड पैकेट को ड्रॉप करने के लिए। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। तत्काल उसी दिन से 4 एनडीआरएफ की टीम आ गई और सारा मूवमेंट हुआ। हमने गृह मंत्री जी से भी बातचीत की, रक्षा मंत्री जी से भी बातचीत की, हमारे अधिकारियों ने भी तमाम समन्वय स्थापित किया, मुख्य सचिव से लेकर प्रधान सचिव आपदा ने, मेरे कार्यालय ने। और उसके बाद जितनी तेजी से सारे इस प्रकार के संसाधन पहुंचे और सारा काम हुआ। हमने 14 तारीख को हवाई सर्वेक्षण किया और जब हमने देखा कि बाढ़ का क्या असर है, कोई सड़क नहीं बची है, कितना पुल टूट रहा है, नेशनल हाईवे का पुल टूटा है, सारी स्थिति को हम लोगों ने देखा। पूरे पूर्णिया प्रमंडल में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सबका हाल देखते हुए और जो कोसी का इलाका है, कोसी प्रमंडल, वो देखते हुए हम लौटते। और 15 तारीख को फिर सामने पूर्वी चंपारण के ढाका से लेकर के सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सब इलाकों का दौरा हम करते हैं। और 16 तारीख को मौसम ऐसा हो जाता है कि कोई हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, तो 17 तारीख को जाकर पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के इलाके को देखते हैं। और जब हमने देखा सुगौली के इलाके की क्या हालत है, मोतिहारी के बगल की, और जगह पर तो फूड पैकेट की ड्रॉपिंग शुरू हुई, हम लोगों ने कहा कि तत्काल इसके बारे में तुरंत करना चाहिए। तो हर तरह की तैयारी। और अभी 2-3 दिन हम घूम कर आए हैं उन इलाकों में जहां इस प्रकार की किसी को कल्पना नहीं थी। 80 साल 90 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं कि ऐसा पानी का बहाव नहीं देखा। हमने देखा और आते ही हमने सबको बताया कि भाई ऐसा प्रतीत होता है जैसे फ्लैश फ्लड में नुकसान होता है, वैसा नुकसान हुआ। और हमने देखा है, मेरा कुछ व्यक्तिगत तजुर्बा भी है। केंद्र में हम कृषि मंत्री रहे और उस समय कृषि मंत्रालय के पास भी इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट को देखने का काम है। देश के कई हिस्सों में जब आपदाएं आती थी तो मुझको जाकर देखना पड़ता था और हमने देखा है। और हमने फ्लैश फ्लड को भी देखा, फ्लैश फ्लड के प्रभाव को देखा। वही चीज मेरे मस्तिष्क में था और हमने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल फ्लैश फ्लड जैसा दृश्य। और तब एक एक आंकड़े मिले। और यही नहीं, हम सिर्फ देखते हैं इसलिए कि उसका प्रभाव कितने इलाके में। और ये जान लीजिए, बड़ा बुनियादी चीज है कि अगर बाढ़ आए तो सबसे पहले वायु मार्ग से बहुत कम दूरी से हेलीकॉप्टर से देखना चाहिए कहां कहां तक इसका प्रभाव है। आप स्थल मार्ग से जाइएगा, अधिक से अधिक 2 किलोमीटर तक की दूरी देखिएगा। और सब कुछ अगर सारा कम्युनिकेशन ठप हो गया है तो कोई आपको खबर नहीं आएगी। इसलिए आज से नहीं, हम 2007 से अपने तमाम जिलाधिकारियों को और जिनको आपदा में लगाते हैं उनको भी हेलीकॉप्टर से उनका इलाका घुमवा देते। एक बार देख लीजिए, मेरा अपना अनुभव। पटना में तबाही मची हुई थी, यहाँ के कलेक्टर को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, पता ही नहीं था। हमने कहा कि जरा इनको हेलीकॉप्टर से भिजवा दो। तो शाम में आया कलेक्टर की हालत हम देखे, मुंह लटका हुआ है। उसको एहसास हो रहा था कि भाई हमको मालूम नहीं था ठीक से, कहा तो बड़ा बुरा हाल है। तो इसलिए हम सारे अधिकारियों को जिनको काम करना पड़ता है उनको घुमा देते हैं एक बार, और तब मालूम होता है। और तब पूरे
विस्तृत तरीके से उसके बारे में योजना बनाकर काम होता है। फूड ड्रॉपिंग हो रही है, कम्युनिटी किचन चल रहा है, जाकर कोई देखे तो सही। और उसके बाद जहां पर राहत शिविर चल रहे हैं और उसके अलावे हम लोग पैकेट दे रहे हैं। 5 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, नमक है, हल्दी है, सब कुछ के साथ उसके अलावे चूड़ा है, चीनी है, अगर गुड़ नहीं मिल रहा है तो चीनी है, चना है, आलू नहीं है तो सोयाबीन का बरी है, ये सब कुछ दिया जाए।